चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एक एक टॉपिक्स करके हम इसकी 3 वीडियोस में बनेंगे। पहले टॉपिक्स के अंदर ये 9 टॉपिक जो हमारे ये हैं इंक्लूड करते हैं, दूसरे के अंदर इसका सेकंड पार्ट का और थर्ड वाले पार्ट्स का। ठीक है, पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज के ऊपर बात करिए तो चार्ज जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज विल बी डिपेंडेंट ऑन द लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, तब आप पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसके में चार्ज की अगर बात करें, चार्ज में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो चार्ज में फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है Q = N × E। और हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि जिसके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर चार्ज की क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कम होते हैं उस पर चार्ज की क्वांटिटी उतनी ही कम होती है। अगला बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहा जाता है, इसको हम मोस्टली वोल्ट या फिर कहें वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट होती है उससे शो करते हैं। इसका मोस्टली जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा V = W/Q। इसकी जो ऐसा यूनिट जो होती है, V की जो ऐसा यूनिट है वो होती है वोल्ट, W की ऐसा यूनिट जो होती है वो आती है आपकी जूल, और Q की जो ऐसा यूनिट होती है उसे कहते हैं कूलाम। ये आपकी पूरी नहीं लिखते हैं, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बस खत्म करते हैं सवाल। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब होता है आपका कि अगर हम इसके आगे 1 लगाएं, ये भी 1 और आपका ये भी 1, तो ये क्या मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर 1 कूलाम चार्ज कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर हम 1 जूल का वर्क डन करते हैं तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। दोबारा सुनो, अच्छे से समझ में आएगी। आपसे बोला है डिस्क्राइब द 1 वोल्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, बाकी सब शीट से सारे क्लियर देंगे। 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज आर डूइंग द 1 जूल वर्क इज कॉल्ड टू द 1 वोल्ट। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताइए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड द चार्ज इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द यूनिट एंड द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्ट। इसके 2 फॉर्म्स बन सकते हैं, कई जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, कई जगह पे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो डेल्टा यूज होता है, डेल्टा V = W/Q। और डेल्टा V का मतलब होता है कि कोई भी अप्लायंस के लिए V2 - V1 किया जा रहा है, मतलब कि फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं करंट के बारे में। तो करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट। तो द करंट आर प्रोवाइड टू द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड द टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि किसी कंडक्टर के वायर के अंदर कितना चार्ज कंडक्ट हो रहा है और कितने टाइम तक कंडक्ट हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, करंट होता है। आप नाम से समझ में आ गया होगा, इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो होता है और टाइम जो होता है वो T होता है, तो आपका जो करंट होता है वो कितना होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर मतलब 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर कैसे होता है, 1 एम्पियर है क्या, तो 1 एम्पियर जो होता है वो करंट की क्या है, SI यूनिट है। करंट की SI यूनिट क्या होती है, करंट की SI यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। तो अगर आपसे बोला जाए 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर = 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर सप्लाई होने वाला चार्ज 1 कूलाम और अगर उसका टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड है तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। अब इसे मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। द कंडक्टर हैव 1 कूलाम चार्ज विद 1 सेकेंड इज कॉल्ड टू द 1 एम्पियर। हो गया। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। तो बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक ज्यादा अंदाजा लेके जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर मीडियम पे रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनली कहाँ से आएगा क्वेश्चन मतलब शीट्स में इंक्लूडेड है, हम बस बेसिक चल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, मतलब कि अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और यहां से कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द अपोजिट। यस या नो, यस, सीधी सी बात है
कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन के जस्ट क्या रहती है, अपोजिट रहती है। ओके सही है। अगला आता है कंडक्टर नॉन कंडक्टर, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, हम लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। कंडक्टर ऐसे एलिमेंट जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के अंदर बात की जाए तो कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री आपके इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। पर ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल की बात करी जाए तो कंडक्टर के अंदर आ गया वो आपका आ गया आयरन, और नॉन कंडक्टर की बात करते हैं तो नॉन कंडक्टर के अंदर आ गया वुड, मतलब कि लकड़ी। एनी डाउट? चलिए अगले टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने रिलेशनशिप निकाल के आए कि किसी वायर के अंदर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी डायरेक्टली क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनी डाउट? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है तो प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है जिसका नाम है R, और ये बन जाता है V = I × R। R को हम यहाँ कहते हैं कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट के साथ साथ इसकी एक और वैल्यू आती है, इसे कहते हैं, हमसे कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का काम क्या है? रेसिस्टेंस का काम होता है कि ये करंट की वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब कि अगर आप रेसिस्टेंस को यूज करते हैं तो रेसिस्टेंस को यूज करने पर करंट की वैल्यू ऑब्वियसली सी बात है क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो कहीं पर भी अब यह आपको बोला जाए कि इसका यूजेस कहाँ किया जाएगा, तो इसका यूज मोस्टली ऐसी जगह पे किया जाएगा जहां पर आपकी करंट की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। अगर करंट की वैल्यू को कम करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करी जाए तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है ये होती है आपकी ओम, OHM, ओम। और कहीं कहीं पर कुछ इस तरीके से भी बना देते हैं। तो अगर दोनों में से कुछ भी बना है तो कोई समस्या नहीं है, दोनों ही किसकी बात चल रही है, रेसिस्टेंस की बात चल रही है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका लेंथ। यहाँ से हर साल क्वेश्चन और बहुत भरमार के तरीके से आते हैं क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड व्हेन द लेंथ विल बी इंक्रीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो लेंथ को जब इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम बात करते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब कि लेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड टॉपिक आता है कि लेंथ, वो आता है आपका एरिया, जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लेंथ की एरिया की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपके रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। थर्ड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे आता है वो आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है मतलब कि अगर मैं कहूं तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। अगर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। 4 नंबर पे कौन आता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि किस तरीके की वायर आप यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर यूज कर रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर यूज करते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई आसानी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। पहला टॉपिक आया लेंथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड एरिया जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल किस चीज के नेचर मतलब कि किस टाइप का वायर बना हुआ है उस चीज पर ये डिपेंडेंसी करता है। चलिए अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। तो सर्किट डायग्राम में पूरा बता देता हूँ। 2 टाइप के डायग्राम होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन एंड क्लोज डायग्राम इस बात पर डिपेंड करता है कि की है या नहीं है। अगर की में डॉट लगा है तो मतलब कि की क्लोज है, ओपन है, क्लोज है। और अगर की में डॉट नहीं लगा है तो ये कैसा है, ओपन है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। सर्किट डायग्राम बनाते वक्त खासकर विशेष चीज का इस ध्यान रखना है
कि एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर जो मोस्टली हम जो वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो हमेशा पैरेलल फॉर्म में लगा होता है, मतलब कि पैरेलल में लगाएगा। जो अमीटर होगा वो सीरीज में, और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं रियोसेट। रियोसेट का मतलब क्या होता है? रियोसेट का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज करने में काम करता है। और ये हो गई आपकी बैटरी। इसे कहते हैं की का काम क्या है? की जब ओपन होती है, यहां पर एक चीज बता देता हूं, की अगर आपकी ओपन है तो करंट क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो। और अगर की आपका कैसी है? क्लोज है, तो करंट आपका फ्लो कर जाएगा। तो ये की पे डिपेंड करता है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। इसके बाद में आता है टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस के चांस रहेंगे ही रहेंगे। वो कैसे है वो बताता हूँ। रेसिस्टिविटी को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एल के। मतलब कि अगर लेंथ की वैल्यू में इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सेकेंड होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर हम मान के चलते हैं, इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को टेक करते हैं तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है R = L अपॉन में A। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब जब भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट क्या आता है? वो आता है R ρL अपॉन में A। ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे ड्राइव। और जो ये आपको ये जो P जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं रो, और इसी को ही कहा जाता है रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है ओम इनटू मीटर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसी को थोड़ा सा ओपन और क्लोज सर्किट की बात करते हैं कि भैया आपको कैसे पता चलेगा की ओपन है या फिर की क्लोज है। तो की के बीच में अगर आपका डॉट दिखता है तो हम कहते हैं वो की कैसी है? क्लोज है। और अगर की के बीच में डॉट नहीं है तो हम कहेंगे वो है ओपन। और हमेशा की का जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के पास ही किया जाएगा। कभी भी की जो है वो आपको यहाँ इस नेगेटिव टर्मिनल के पास में कभी भी देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन में कई जगह आपको देखने को हो सकता है, वो क्वेश्चन दे भी दे कि 2 ऑप्शन बना के दे दें, यहाँ एक तरफ प्लस की तरफ की हो, एक तरफ माइनस की तरफ की हो, और बोले बताइए कौन सा सर्किट डायग्राम सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्किट डायग्राम सही है वो कौन सा सही होगा? जहां पर वो पॉजिटिव के पास होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना सीरीज और पैरेलल के डायग्राम। तो सीरीज और पैरेलल की अगर बात करते हैं तो सबसे बेसिक वाला है, उसमें लेते हैं ये आपके 3 रेजिस्टेंस है, ये कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट किया। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। ठीक है, और सेम दैट ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया आपका V3। ये तीनों समझ में आ गए होंगे सभी। अब हम करते हैं इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V = V1 + V2 + V3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं पढ़ा था V = होता है I × R। सेम दैट V1 = I और R1, V2 = I × R2 और V3 = I × R3। दीज आर द फॉर्मूलास। और इसको हम पुट करेंगे आपकी इक्वेशंस में। इस वाले इक्वेशन पुट करते हैं सारी V की वैल्यूज, तो यह आ जाएगा आपका I × R = I × R1, I × R2 और I × R3। I कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे क्या हो जाता है? कट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा IR = I R1 + R2 + R3, और I से I कट हो गया तो फॉर्मूला बन जाता है R = R1 + R2 + R3। और यहाँ से क्वेश्चन एक चीज और रह सकता है कि बोला जाए भाई रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है? तो रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है सीरीज कंडीशन में, और रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम कब होगी? तो होगी पैरेलल कंडीशन में। कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड डेरिवेशन के बारे में जिसका नाम है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब 3 रेसिस्टेंस थे, तीनों को हमने पैरेलल फॉर्म में लगा दिया। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। सेम दैट इसकी वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक करंट हो गया I1, इसका इलेक्ट्रिक करंट हो गया I2 और इसका इलेक्ट्रिक करंट हो गया I3। अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक करंट की, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है I = I1 + I2 + I3। तो I = होता है V/R, I1 = होता है V/R1, I2 = V/R2
I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। टोटल V कॉमन लेते हैं, कट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो जाता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन में T, मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ द वर्क डन इज कॉल्ड टू द पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, W की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और T की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। मतलब कि कोई भी कंडक्टर अगर 1 जूल वर्क डन करता है कितने टाइम ड्यूरेशन तक, 1 सेकेंड तक, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो हम ये कह सकते हैं इन द कंडक्टर हैव डूइंग द 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड दे हैव 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इसी में ही अगर हम बात करें पावर या W के 3 फॉर्मूले होते हैं। W इज इक्वल टू होता है VIT, W इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर T अपॉन में R, और W बराबर होता है आपका I स्क्वायर R। और तीन लोग फॉर्मूला वगैरह सब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो T से कट हो गया तो फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, और P इज इक्वल टू बन जाता है I स्क्वायर इंटू। ये जो थर्ड फॉर्मूला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसी फॉर्मूले का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जितना वर्क डन उतना हीट, तो H इज इक्वल टू आ जाता है I स्क्वायर R। मतलब कि हीट जो होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हीट जो होता है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला आता है रिलेशनशिप बिटवीन kWh एंड जूल। तो किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, तो भाई किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 kWh इज इक्वल टू, किलो की बात करते हैं तो 1000 और आवर की बात करते हैं तो 3600, मतलब कि एक आवर में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो ये जब हम डिफाइन करते हैं तो 1 kWh इज इक्वल टू आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये आपका रिलेशन निकल के आता है कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कैसा रह सकता है, तो क्वेश्चन सपोज करो उसने बोला कि 40 वाट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, 40 वाट का एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, 5 आवर चलता है और 30 डेज चलता है, तो बताइए कितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, और अभी मैंने बताया W जो होता है वो आपके वर्क डन, W इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो जो आपका वर्क डन होता है वही एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो P इज इक्वल टू हो जाता है E अपॉन में T। तो E इज इक्वल टू बात करें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ ड्राइव हो जाता है। तो आपका एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दे रखा है 40, टाइम कितना दे रखा है 5, और डेज कितना दे रखा है 30। बट यहाँ पर एक समस्या है, जो पावर है वो दी है वाट में और आपको आइडेंटिफाई करनी है किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए आपने इसके यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 का, 1000 का जैसे आप डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा आपके घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो हो रही है कंज्यूम हो रही है। और इसका एक शॉर्ट वे बिल्कुल अगर कहूँ कि बिल्कुल ही जस्ट शॉर्ट वे वाला फॉर्मूला है, वो है एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू H इंटू D अपॉन 1000। ये फॉर्मूला लगाना सॉल्व हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसकी पावर, कितने घंटे चल रहा है वो आवर, और कितने डेज चल रहा है वो टाइम, अपॉन 1000 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, और थर्ड वाला भी मैंने बता दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कि H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, मतलब कि हीट जो होता है वो आपके करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये फुल एंड फाइनल वीडियो बन गई पूरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें टोटल 40 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो है सीरीज, पैरेलल, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स, ये सब 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस वाले हैं। उसके बाद में आपका एक इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप का आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दे देगा, उसमें एनर्जी पूछेगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
बाकी आप शीट लगाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके।